हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं फिर से मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की एक और लेक्चर को लेके आया हूँ। इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि किसी भी सर्कुलर कॉइल में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो जैसा कि आपको पता है कि टॉपिक अपना क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्या कर रहा है, एक सर्कल है, उसकी एक्सिस पे। अब सर्कल की बात आती है कि एक्सिस कहाँ होती है। तो सर्कल की एक्सिस वो होती है वो लाइन जो उसके सेंटर से क्रॉस करती है परपेंडिकुलरली, है ना। तो इसकी एक्सिस होगी। तो इसको हम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम सर्कल बनाएंगे इसको हम थोड़ा सा 2D प्लेन में थोड़ा टिल्ट करके बनाएंगे, जिससे कि हमें इसके दोनों साइड दिखाई देंगे। तो ये रहा अपने पास वो सर्कल। थोड़ा सा मैं यहाँ पे सर्कल को टेढ़ा करके दिखा रहा हूँ। क्लियर, ये हो गया सर्कल। अब हम कर रहे हैं इसकी एक्सिस पे। तो सबसे पहले इसका ले लेते हैं हम रेडियस। तो इसका रेडियस ये हो गया, वो पॉइंट पे रेडियस वो ले लिया हमने, ए रेडियस मांग ली। ठीक है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर, आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी एक्सिस पे, तो इसकी एक्सिस कहाँ होगी, तो हम इसकी एक्सिस ले लेते हैं, ये इसकी एक्सिस हो गई। अब इस एक्सिस पे किसी पी पॉइंट पे निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से एक डीएल एलिमेंट लेट करेंगे। ये हो गया अपना डीएल एलिमेंट, राइट। इस डीएल एलिमेंट से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो वो पी पॉइंट के लिए हमने ले लिया कि मान लेते हैं इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहाँ। तो यहाँ हो गया वो पॉइंट पी, जिसका डिस्टेंस हमेशा कितना लेते हैं हम, आर। और इस पी पॉइंट से लेके इस सेंटर का डिस्टेंस ले लिया हमने एक्स। क्लियर, अपने को पता है कि ये जो डीएल एलिमेंट है इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये ऐसे जा रहा है करंट फ्लो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होने वाली है, लेकिन बाहर की तरफ कैसे होगी, तो इस एलिमेंट से जब हम देखेंगे तो क्या होता है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से अगर इसको रखेंगे, देखिए हाथ इसको ऐसे रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो वो बन रही है अपने पास यहाँ परपेंडिकुलर। तो ये हो गया इसके परपेंडिकुलर, राइट। तो ये बन रही है मैग्नेटिक फील्ड डी, ठीक है, जो कि यहाँ एंगल बना लेती है, मानते हैं इसके साथ बना रहा है एंगल फाइव। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब इससे तो पता ही नहीं चल रहा, ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट किस तरफ है, परपेंडिकुलर है या इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम रिसॉल्व करते हैं वेक्टर को। तो चलिए वेक्टर को हम कर लेते हैं रिसॉल्व। ठीक है, ये हो गया इसका एक वेक्टर और एक हो जाएगा इसके अलोंग, है ना। एक इधर बनेगा और एक। अब बात आती है एंगल की, एंगल को करते हैं फाइंड आउट। देखिए ये और ये 90 है, समझना। अगर ये 30 होता तो ये आ जाता ऑटोमेटिकली 60। क्लियर, और ये दोनों भी 90 है, ये 60 है तो ये 30। इट मींस ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई। फाई के साथ वाला होता है डी बी कॉस फाई, इसके परपेंडिकुलर होता है डी बी साइन फाइव। ये तो हो गया इस पॉइंट से। ऐसे इस पे इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इसके जस्ट एक ऑपोजिट एक और एलिमेंट हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, डीएल एलिमेंट। उससे देख लेते हैं कि उससे क्या इफेक्ट होगा। उससे पता चल जाएगा हमें कि कौन सा कंपोनेंट हमारा यहाँ पे क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, और कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से हमने ये लिया एक और पॉइंट यहाँ पे। क्लियर, इसका एंगल भी हमने सेम अपोजिट लिया, फाई हो गया एंगल। अब सेम मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा, राइट। ये रहा, ठीक है, इसने बना दिया यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डीबी। अगेन आप इसको रिजॉल्व करेंगे, एक इधर बनेगा कंपोनेंट और एक तो परपेंडिकुलर है,
एक इधर और एक इधर, एंगल फाई है तो ये भी ऑटोमेटिकली फाई, तो ये बन गया अपने पास डी बी कोस फाई, ये हो गया डी बी साइन फाई। क्लियर? ऐसा क्यों करा? तो देखिए बाइट सर्वट लो क्या कर रहा है, क्योंकि उसी से बेस्ड है, उसी पे बेस्ड है, सारे के सारे उसी के एप्लीकेशन है। जैसे बाइट सर्वट लो ये कहता है कि जो डीबी होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, राइट? आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अगर आई और डी एल के बीच में एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 90, थीटा आ रहा है 90 और साइन 90 होता है 1। क्लियर? तो ये dB जो अपने पास आ रहा है यहाँ से कितना आ रहा था वो आ रहा है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट। या फिर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो इसको देखिए, अब आता है आर की वैल्यू। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इस पे पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर की वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट। तो यहाँ डीबी की अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू आ रही है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया रूट। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये जो हमने कंपोनेंट रिजॉल्व किया है इसी से अब हमारी हेल्प होगी, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसकी वजह से बन रही है, ये तो सिर्फ क्या निकला है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकल गया डीएल एलिमेंट की वजह से, डीवी निकल गया, और हमें क्या निकालनी है इस पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा देखिए, अब ये डीबी cos फाई एक दूसरे के इक्वल अपोजिट है ना? तो डीबी cos फाई अगर देखा जाए तो आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे आर कैंसिल आउट। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बन रही है यहाँ पे देखिए, डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई, ऐसे जितने भी इस पे पॉइंट्स हम कंसीडर करेंगे डीएल एलिमेंट्स, उसके सबकी मैग्नेटिक फील्ड किसी वजह से बन रही है, डीबी साइन फाई। तो क्या होगा, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बनेगी, फील्ड इज ड्यू टू डीबी साइन फाई। तो डीबी साइन फाई की वजह से वो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अपनी बनेगी, है ना? तो वो क्या होगी, निकाल देते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पे। तो सिंपल से क्या होगा, तो हमें उसके लिए क्या करना होता है, इंटीग्रेशन किसका, डीवी साइन फाई का। राइट? अब यहाँ पे आती है बात, अब साइन फाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहले साइन फाई, क्योंकि डीवी तो अपने पास यहाँ गिवन है, ये रहा, अभी अभी कैलकुलेट किया हमें इक्वेशन। अब साइन फाई, कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, है ना? इसको कोई भी नेमिंग दे दो, इसको देते हैं सी पॉइंट दे दिया, मान लो इसको डी पॉइंट दे दिया। अब इस ट्रायंगल को देखो पी सी ओ में साइन फाई तो कितना होता है, पी बाय एच तो ए बाय आर, है ना? तो ये होता है पी बाय एच, जो कि आ गया अपने पास ए अपॉन में आर। आर की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली थी, ये आ गया ए अपॉन में आर, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, डीबी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? तो इसको आप करेंगे तो अपना मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा था, डीबी की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में क्या आ रहा था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? यह आता है ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसका भी कोई रूट था, सॉरी नीचे रूट नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है ना। हाँ ठीक है, इसको यहाँ से मिटा देते पहले, ये बन रहा है अपने पास आइडियल अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है ए बाय
साइन फाई की वैल्यू होगी ए बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और रूट। अब देखिए इससे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो आ गया बाहर, आई बाहर, ए बाहर, सब कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि डीएल का इंटीग्रेशन हो रहा है ना। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, रूट का तो 1/2, 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ बच गया सिर्फ डीएल। अब डीएल किस पे लिया था हमने, इसके सर्कमफेरेंस पे, तो सर्कमफेरेंस स्टार्ट अगर 0 से हो रहा था खत्म होगा 2 पाई ए पे। इंटीग्रेशन डीएल का इंटीग्रेशन होता है एल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, तो ये आ गया एल, लिमिट पुट कर देंगे अब अपर माइनस लोअर, तो क्या आ जाएगी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई राइट पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, ये तो 0 हो गया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल आंसर अपने पास आ गया। अपने पास जो फॉर्मूला है वो हो गया 2 पाई आई, एक ए यहाँ था, a इंटू ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ गई यहाँ पे अपने पास नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू राइट। तो ये आ गई नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, क्लियर। तो एक्सिस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है अभी तक जो बनाया हमारा, वो थोड़ा लेंथी भी है, ठीक है। अगर इस कॉइल के पास, ये जो सर्कुलर कॉइल है, अगर टर्न्स बढ़ा दें हम, मतलब इफ कॉइल कंसिस्ट, उसके बाद अगर n टर्न्स होंगे तो b कितना हो जाएगा, सिंपल n से मल्टीप्लाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n आई ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। चलो ओके बन गया। चलिए अब इसमें ना कुछ कर लेते हैं हम लोग केसेस, कुछ केसेस पहले कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आएंगे तो हमारे पहले हेल्प मिल जाती है हमें, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता था हमने पहले किया होता तो इजी होता था। स्पेशल केसेस, ठीक है। अब केस क्या कह रहा है कि फर्स्ट इफ पॉइंट पी को उठा के हम ले आते हैं एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर, पॉइंट पी को उठाया और सेंटर पे ले आए। देखिए पहला पॉइंट पी को उठाया सेंटर पे ले आए तो क्या खत्म हो गया, एक्स तो बचा ही नहीं यहाँ पे है ना, पॉइंट पी को लेके आए सेंटर पे कर दिया तो एक्स कितना हो गया अपने पास, एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स 0 हो गया फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर, यहाँ एक्स 0 तो a की पावर आ गई स्क्वायर इंटू 3/2, पावर मल्टीप्लाई 2 से 2 खत्म, ये क्यूब हो गया, क्यूब से अब ये खत्म, तो वैल्यू आ गया अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन में a राइट। तो ये आ गया अपने पास इसका फॉर्मूला, सेंटर उठा के लगाए तो x खत्म हो गया। केस 2 देख लेते हैं अब, केस 2 इफ point P lies far away from center। अब पॉइंट P जो है, मान लेते हैं कि जो x है पॉइंट P वो सेंटर से बहुत ज्यादा दूरी पे हो गया, इतनी दूरी पे हो गया कि h जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो इसकी वजह से जो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है इसमें से a स्क्वायर बहुत छोटा हो गया तो नेगलेक्ट हो जाएगा, तो ये आ गया x स्क्वायर के बराबर, इसको एक्स स्क्वायर के बराबर लेंगे तो इस वैल्यू में पुट करेंगे, इस बार ए स्क्वायर हटा दिया तो इसकी पावर क्या है 2 से 2 खत्म, एक्स की पावर 3 राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई
ए स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर 3। ठीक है, यहां तक हो गया। एक बार इसको नोट करिए। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मूला बना है इसमें एक छोटा सा केस, इसके अंदर इंटरनली चेंज कर रहा हूँ कुछ। तो फॉर्मूला जो बन के आया हमारे पास वो बना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन में इसकी पावर 3। क्लियर। ए क्या है यहाँ, रेडियस है ना, तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर क्या होता है, एरिया, राइट, लूप का एरिया। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, आई। तो बी इक्वल टू बन रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ये हो गया 2, राइट। एन टर्न्स है तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया, आई और ए यहाँ आ गया ना एज इट इज। अब एन आई ए इक्वल टू होता है एम, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ एक और, इसको हमने एक और टर्म के, मैं इसको कन्वर्ट कर दिया कि एन आई ए इक्वल टू होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो बी इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन में एक्स की का क्यूब। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। वहाँ दो चार्ज होते हैं, दोनों की पोलैरिटी ऑपोजिट होती है और एक फाइनाइट डिस्टेंस होता है दोनों के, है ना। यहाँ चार्ज नहीं होता है, क्या होता है, दो पोल्स होते हैं, दोनों के बीच में दोनों ऑपोजिट पोल्स होते हैं और दोनों के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस होता है। इट मींस एक बार मैग्नेट ही हमारा क्या होता है, डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो इसके बारे में हम जो है डीपली पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे आगे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इतना है कि एन आई ए इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये हो गया हमारे केसेस, ठीक है। अब इसकी हम चाहे तो पोलैरिटी भी निकाल सकते हैं, कैसे, तो इसकी हेल्प से देखिए, अब अपने पास क्या है, मैं अब दो सर्कुलर कॉइल्स बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखना, दो केसेस यहाँ मैं ले रहा हूँ। एक केसेस में करंट ये जा रहा है और एक केसेस में करंट ये जा रहा है। इट मींस एक में जा रहा है क्लॉकवाइज, राइट, क्लॉकवाइज, और एक में जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब बात करते हैं क्लॉकवाइज, जा रहा है क्लॉकवाइज, है ना। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्या होगी, अगर बीट की बात करें हम तो वो होगी इनसाइड। इनसाइड के लिए मैंने आपको बता रखा है ये यूज करते हैं क्रॉस, ठीक है, ऐसे सर्कल लगा के इसके अंदर क्रॉस। अब बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए ये डायरेक्शन है, तो ये होगी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है अपने पास आउटसाइड, इसके लिए हम यूज करते हैं डॉट, ठीक है, हो गया। अब ये देखिए ये आउटसाइड है, तो आउटसाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ पोल से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं साउथ पोल से, क्योंकि अगर क्लास 10th याद हो तो याद होगा कि मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है वो नॉर्थ पोल से निकलती है। तो इट मींस यहाँ से नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ के अंदर एंटर कर रही है, इसलिए ये देखिए डाइपोल भी समझ में आ गया, नॉर्थ पोल से निकल रही है साउथ पोल में एंटर कर रही है, तो उनकी डायरेक्शन कैसे जाएगी, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो एज ए नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करेगा कौन, कॉइल, और जब क्लॉकवाइज होगा तो वो कॉइल ऐसे साउथ पोल हमें रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और ये हो गया इसकी डायरेक्शन, इनसाइड के लिए हम क्रॉस यूज करते हैं और आउटसाइड के लिए डॉट। इसको अगर समझना हो कभी तो ऐसे अपने ब्रेन में यूज कर सकते हैं हम कि एक एरो है अपने पास, वो एरो कुछ ऐसे दिखाई देती है हमें, राइट। अब एरो जब किसी चीज को पेनिट्रेट करेगी तो हमें उसका ये व्यू दिखाई देता है, तो ये व्यू कुछ ऐसे दिखाई देगा, और जब बाहर आती है तो इसका सिर्फ ये शार्प पॉइंट दिखाई देगा जो कि एक डॉट की तरह नजर आएगा। तो इसको कुछ ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डॉट और अंदर जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्रॉस। क्लियर। चलिए अब इस टॉपिक पे कुछ कर लेते हैं हम दो चार न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स P and Q each of radius R and carrying equal currents are kept in the parallel planes having a common axis passing through O. The direction of current in P is clockwise and Q is anti-clockwise as seen from O, which is equidistant from the loop P and Q. Clear?
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। चलिए, ये दो लूप दे रखे हैं P और Q, ठीक है। दोनों का जो एक्सिस है वो कॉमन है और O पॉइंट पे मिल रहा है, राइट। और जो दोनों का डिस्टेंस है वो भी क्या कह रहा है, इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, R, क्योंकि यहाँ देखिए 2r डिस्टेंस है तो हो गया R, रेडियस हो गया इसका R और उसका भी R हो गया। क्लियर। अब एक के अंदर जा रहा है क्लॉकवाइज करंट इसके अंदर और इसके अंदर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज करंट, ठीक है। हाँ, P के अंदर है क्लॉकवाइज, इसके अंदर है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए, O से देखने पे कह रहा है कि O से देख रहा है, ये O पे खड़ा है और करंट ऐसे घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज तो ये हो गया। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, O से P, O से P। तो अगर हम बात करेंगे कहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालने, इसकी ये क्या है, इसका एक्सिस, इसके एक्सिस पे निकाल रहे हैं। तो हम पहले निकाल रहे हैं फॉर लूप P के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इसको मान लेते हैं हम V1। एक्सिस पे निकालनी है, तो एक्सिस पे भी पता चला है कि म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई होता है, 2 पाई आई, पर जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला होता है। अब a क्या होता है अपने पास, रेडियस r है, x क्या होता है, डिस्टेंस एक्सिस का जिस पॉइंट पे निकालते हैं वो भी कितना है, r है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, v1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। आर स्क्वायर ये हो गया 2r स्क्वायर, राइट। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर की पावर 3/2। अब पावर को कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देते हैं क्योंकि दोनों के पास है ये पावर। तो वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, v1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर, तो ये हो गया 2 की पावर 3/2 और r स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 तो कैंसिल, स्क्वायर था 3/2, ये r है, सॉरी r स्क्वायर से ये खत्म। तो v1 आ गया अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन में 2 की पावर 3/2 और r, ठीक है। ये हो गया v1, r आ गया क्योंकि स्क्वायर से क्यूब कट गया। अब आती है इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन भी बताया था मैंने, डायरेक्शन o से p है ना, या ये कह सकते हैं q to p, q से p की तरफ डायरेक्शन होगी फर्स्ट। अब बात कर लेते हैं हम लूप q के लिए। अब यहां से देख रहे हैं, ठीक है। अब इस पे करंट की डायरेक्शन क्या है, इसमें करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। इसमें देखिए, इसमें डायरेक्शन थोड़ा सा गलत बना दिया है इन्होंने। यहां से देखेंगे तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, राइट। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्योंकि साफ साफ बोला हुआ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये होगी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे घूमेगा, देखिए ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो डायरेक्शन इस पर क्या मिल रही है फिर से सेम, ठीक है। अब सब कोई कंडीशन अगर सेम है तो v1 और v2 क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहेगी, तो इक्वी डिस्टेंस है, रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम हो गई। बट डायरेक्शन क्या हो गई है इसकी, v2 की अगर बात करें तो वो हो गई q to p। तब इससे एक चीज तो क्लियर होगी कि मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ऐड होने वाली है ना। तो b नेट इक्वल्स टू क्या होगा, v1 प्लस v2, अगर दोनों इक्वल है v1 प्लस v2 तो क्या हो गया 2b, 2 और b कितनी आई अपने पास, ये रही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाय में 2 की पावर 3/2 इंटू आर। 4 पाई देखिए, 2 to 4 पाई से ये खत्म, तो आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन में 2 की पावर 3/2 और आई बाय, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, two very small identical circular loop 1 and 2 carrying equal current I placed vertically with respect to the plane of the paper
with their geometrical axis perpendicular to each other as shown in the figure. Find the magnitude and direction of the net magnetic field produced at the point O. तो ये एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए दो केस दे रखे हैं, ये एक चीज और मिस कर दी इसमें भी, यहाँ x डिस्टेंस होता है। ये दो डायग्राम दे रखे हैं, इनके जो एक्सिस है एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे काट रही है पॉइंट ए पे, ठीक है। ओ से देख रहे हैं, ओ से देखने के बाद इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, कितनी बनेगी और क्या डायरेक्शन होगी वो निकलना है। अगेन वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब लूप फर्स्ट पहले हम बात करते हैं फॉर लूप 1। तो देखिए डी बी जो बी आता है वो आता है अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर। पहले जनरल फॉर्मूला पुट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। अब इसमें अब हमें रेडियस दे रखा है क्या, रेडियस तो फिर हम ए मान के चलेंगे, ठीक है। रेडियस ये हो गया और डिस्टेंस भी एक्स ही दे रखा है हमें, क्लियर। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरल फॉर्मूला हो गया तो हमने मान लिया b1। अब आ जाती है डायरेक्शन की, ठीक है। अब ये देखें ये डायरेक्शन है, ये तो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन हो गई ये, इट मींस इसकी जो डायरेक्शन है वो हो गई b1 की, ये क्लियर। ओ टू ओ से लेके अवे, क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम लूप सेकंड के लिए। लूप 2 की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी क्या होगी, b1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सब कुछ सेम है, इसका भी सेम रहेगा 2 पाई आई ए स्क्वायर। बस इसमें जो पूरा का पूरा गेम आ रहा है इस क्वेश्चन में वो है डायरेक्शन का, ठीक है। अब ऊपर खड़ा होकर देखेंगे डायरेक्शन ऐसे घूम रही है ना, ऐसे घूम रही तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन आ गई, तो इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन जा रही है वो ऐसे जा रही है। इट मींस अगर b1 इधर है b2 इधर है तो नेट कहाँ बन रही है, यहाँ पर। हाँ तो लग गया पैरेललोग्राम लो, तो यहाँ से अपने को ये सॉरी b2 था तो b1 और b2 तो इक्वल हो गया, मान लेते b। तो नेट कैसे निकलेगी, b नेट अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, राइट। पैरेललोग्राम लो, ये एंगल आ रहा है 90 डिग्री तो cos वाला तो खत्म हो गया, ठीक है। ये हो गया, चलिए तो इसका cos का गेम तो खत्म हो गया, तो ये हो गया b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों इक्वल है तो 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर, रूट से b स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो b रूट 2, b की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है तो रूट 2 का आगे रख देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, या बी नेट। अब क्या आएगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन तो बहुत इजी कि दोनों वेक्टर ही इक्वल है, जब दोनों वेक्टर ही इक्वल है तो डायरेक्शन क्या होगी इसमें, देखिए डायरेक्शन का जो फॉर्मूला होता है अगर हम उसको देखें ये होता है b, और 90 के केस में b और a अगर इक्वल होगा तो ये आता है 1 आता है, तो 1 किस पे आता है 45 में, तो बीटा इक्वल टू कितना होता है 45। सिंपल सा डायरेक्शन आ गया, 45 डिग्री पे एक दूसरे के करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, a circular coil of radius a carrying current I, find the ratio of magnetic field of magnitude of magnetic field of this coil at an axial point, okay, distance d from center for which d equals to a root 3 and at the center of the coil, okay। तो ये अपने को क्या दे दिया, दो केस यहाँ पे मिल गया कि एक सर्कुलर कॉइल है, उसका रेडियस है a, करंट आई जा रहा है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है, यानी बी एक्सियल और बी सेंटर का। एक्सिस वाला एक्सियल वाला जो अभी निकाला और वहां पे डी भी हमें दे दिया है √3, पहले डिस्टेंस डी दिया है। तो अगर हम बात करेंगे मैग्नेटिक
फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो B1 होगा वो क्या होगा, सिंपल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 ये होगा। और फिर डी की वैल्यू हमें दे दी है a√3। चलो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, करें। डिस्टेंस रेडियस ए दे रखा है, करंट आई दे रखा है, चलिए इजी हो गया हमारे लिए। तो प्लस डी की वैल्यू दे रखिए a√3 इसका स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर, तो यह क्या 4 ए स्क्वायर, राइट। B1 इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन में 4 ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब पावर सेपरेट कर देते हैं, तो B1 आ जाएगा, क्योंकि रेशियो निकालना बाकी बाद में सॉल्व करने में इजी रहेगा अपने को। 2 पाई आई ए स्क्वायर 4 की पावर 3/2 और स्क्वायर से स्क्वायर गया तो ए की पावर 3, ये इससे कट गया, तो ये आ गया अपने पास। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, 4 को, इसको पहले लिख लेते हैं। 4 का रूट 1/2 मतलब रूट होता है 2, और 2 का क्यूब हो गया 8, नीचे बच गया a, राइट। इक्वेशन फर्स्ट। अब निकालना है सेंटर, कॉइल के सेंटर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल, तो उसको B2 मान लेते हैं ना। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाय में ए स्क्वायर। क्लियर? सॉरी ए होता ना, हाँ, उनमें ए कैंसिल आउट, 2 हो गए। अब हमें क्या निकालना है, एक्सियल अपॉन में, तो B1 बाय B2। B1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ बचा है 2 पाई आई अपॉन में 8 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से, तो 4 पाई अपॉन में म्यू नॉट, और ऊपर गया नीचे आ गया 2 पाई आई और ए से ए खत्म, ये कैंसिल 4 पाई से 4 पाई, ये आ गया 1/8। रेशियो निकालना था 1:8, यहाँ पे आंसर आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है 2 कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स L1 and L2 of radii 3 cm and 4 cm are placed as shown in figure. What should be the magnitude and direction of the current in the loop L2 so that the net magnetic field at O be 0? दोबारा क्वेश्चन देखें, 2 कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स हैं L1 L2, ये रहे L1 L2 कोएक्सियल, दोनों के एक्सिस सेम है, ठीक है। इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर, कोई इशू नहीं है। दोनों का ऐसे रखा हुआ है, इसको 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, इसको 3 सेंटीमीटर की दूरी। तो कह रहा है कि what should be the magnitude and direction of current in the loop L2 so that the net magnetic field at point O be 0। कि O में L2 में करंट की क्या डायरेक्शन रखेंगे, L2 में करंट की क्या डायरेक्शन रखें कि O पॉइंट पे जो टोटल मैग्नेट फील्ड बनेगी इनकी वजह से 0 होगी। देखिए डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अभी हमने पढ़ा कि पीछे जितने भी केसेस हमने अभी सॉल्व किए हैं उसमें जब भी डायरेक्शन सेम हो रही है इस टाइप से, तो उसकी डायरेक्शन एक दूसरे क्या हो रही है, वो एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं, है ना। तो हमें ऐड नहीं करना, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना। 0 करने के लिए तो ये करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, L2 की डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट। देखो इसकी डायरेक्शन ये है तो इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, अगर इसकी डायरेक्शन भी यही होगी जो इसकी है तो ये तो ऐड कर देगा। इसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए,
ताकि एक दूसरे को ये कैंसिल आउट करें। अब इसकी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट अगर इसमें फ्लो हो रहा है, ये रहा देखिए, तो इसमें करंट कहाँ होना चाहिए फ्लो, इससे बिल्कुल ऑपोजिट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप L2 should be opposite to direction of current in loop। चलिए ये तो हो गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, I2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, जबकि दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0, दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड। और नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 का मतलब है कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, तभी तो इधर आके 0 होगा, है ना, दोनों की इक्वल होनी चाहिए। अब इक्वल में अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई I1, इसका रेडियस कर देते हैं हम A1 का स्क्वायर, और फिर A1 स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर और रूट, ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई I2, ये ले लिया हमने A2 का स्क्वायर, तो A2 स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर 3/2 पास, म्यू नॉट 4 पाई म्यू नॉट 4 पाई, ये कैंसिल, I1 बचा है इसके पास, I1 कितना है 1, ठीक है, रेडियस कितना 3 का स्क्वायर, नीचे रेडियस कितना है 3, और डिस्टेंस कितना एक्सिस का, x हो गया 4 का स्क्वायर, पावर आ गई 3/2। चलिए इक्वल्स टू करंट I2 फाइंड आउट करना है, रेडियस हो गया 4 का स्क्वायर, नीचे ठीक है, इसका रेडियस है 4, एक्सिस का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है 3/2। अब ध्यान से देखिए, ये भी कैंसिल हो गया, तो अपने पास कितना बच गया इधर 9, उधर बच गया 16 I2, तो I2 कितना आ गया 9/16, तो ये हो गया अपने पास I2 की वैल्यू। तो इतना करंट होगा और डायरेक्शन हमने बताई दी है, क्लियर। तो यहाँ पे होता हमारा ये टॉपिक खत्म। हमने इस टॉपिक में पूरा का पूरा क्या स्टडी कर लिया हमने कि किसी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कुछ न्यूमेरिकल करें। तो यहाँ हमारा एक टॉपिक कंप्लीट। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट